हेलो बच्चों, और सभी लोग ठीक ठाक हो। ठीक ठाक रहना, अपने आप को बचा के रहना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। मैं आप लोगों के साथ हूं, हमारी गुरुकुल पाठशाला की टीम आप लोगों के साथ है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स और गुरुकुल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है। आज बेटा 9 तारीख है, 9 जून है, 9 जून 2020 है। और आज हम लोग की जो नीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो अभ्यास है, गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट 02 का दिन था। आज के दिन दूसरा टेस्ट हम लोग का ऐप के थ्रू क्या है, सही रूप से संचालित हुआ। तो बच्चों, इस टेस्ट को सभी लोग क्या है, निरंतर मन से, पूरे कर्तव्यनिष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ घर पे दीजिए। कोई इन्विजिलेटर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि आप ईमानदार हैं और आप जरूर अच्छा करेंगे। बच्चों, आप लोग एक बचपन में एक दोहा याद किए होंगे। मैं तो उस दोहे के लिए मार भी खाया हूं। मुझे याद है कि हमारे गुरु ने क्या है, एक छड़ी भी लगाई थी। ऐसे कई दोहे याद नहीं होते थे। तो मुझे याद है कि मेरे गुरु ने क्या है, और बहुत अच्छा कार्य किया। आज गुरु जी की वह छड़ी क्या है, इस मुकाम पे पहुंची है कि आप लोग हमारी बात को क्या है, सुन रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद उस गुरु को, जिस गुरु ने क्या है, उसके लिए मुझे छड़ी लगाई। हमारे गुरु जी ने ये हमें सिखाया था, बड़े बड़े विद्वानों की ही बात थी जिसको सिखाया था, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पे पड़त निशान। जब मैं छोटे क्लास में था तो मुझे ये दोहा याद नहीं होता था। बार बार इसको गलत तरीके से कभी याद करके जाता था, लेकिन याद नहीं होता था। लेकिन गुरु जी की छड़ी ने क्या है, मुझे याद दिला दिया। लेकिन इसका सबसे असल महत्व कब हुआ, जब मैं अपने जीवन में आया, मतलब अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में आया। तब मुझे इस दोहे को मैंने प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में पाया कि अभ्यास इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आदमी को कहीं भी पहुंचा सकता है। आज जो भी ज्ञान हम लोग को हुआ, अभ्यास के बल पे हुआ। माता के गर्भ से हम लोग क्या है, कोई ज्ञान लेके नहीं आए थे, कोई ज्ञान लेके नहीं आए थे। वही सबका गुण एक ही होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बिस्तर पे क्या है, सुसु कर देता है, टॉयलेट कर देता है, दीवार गंदा करता है, तमाम तरह के सबके गुण वही होते हैं। हम लोग के अंदर भी वही गुण थे, हम लोग के बच्चों के अंदर भी देख रहे हैं कि वही गुण है। हम लोग की माता बताती कि वही गुण तुम लोग के अंदर भी था। गुस्सा आता था, पानी है तो पानी में खेलने लगता था, आटा है तो आटा क्या है, अपने ऊपर गिरा लेता था। ऐसे तमाम तरह के वो बचपन के गुण आज सारे बच्चों में एक समान होते हैं। चाहे छोटे घर का बच्चा हो, चाहे बड़े घर का बच्चा हो, चाहे मध्यम वर्ग का घर का बच्चा हो, अगर वह छोटा है तो आप देखिए वह दीवार गंदा करता है। लेकिन बेटा जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका नेचर बदल जाता है। जानते हो क्यों बदलता है? जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में वो अभ्यास करते हैं, उसके वह क्या है, मास्टर हो जाते हैं, उसके वह महारथी हो जाते हैं, उसके वह योद्धा हो जाते हैं। तो अभ्यास वह शक्ति है कि जो आपके बचपन में सारे बच्चे एक समान होते हैं, सब रोते हैं, ठीक है, सब रोते हैं। देखिए जब पैदा होता है मनुष्य तो हंसता नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जीने के लिए हंसना जरूरी है, लेकिन मेरा ये मानना, मेरा खुद का मानना है, कोई इसको गलत समझे तो सॉरी उसके लिए, मेरा खुद का मानना है नहीं, जिंदा रहने के लिए रोना जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो जब तक रोता नहीं है तब तक डॉक्टर उसको मृत समझता है, और जब रो लेता है तो जान लेता है कि अब ये सही है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जिंदगी में जीने के लिए हंसना जरूरी नहीं है। जिंदगी जीने के लिए, सुचारू रूप से रहने के लिए, इस संसार में कुछ करने के लिए, ठीक है, कठिन परिश्रम मतलब एक रोना जरूरी है। और भी रोना निगेटिव डायरेक्शन में नहीं। मेरा रोने का मतलब ऐसे मत रोइए कि मैं मर गया, मैं ये हो गया, नहीं। उस रोने का मतलब अपने कार्य के प्रति वह समर्पित रहिए। कार्य के लिए वह आपके आंसू गिरे तो कार्य के लिए कि आज मैंने पढ़ा नहीं, ओह आज का दिन बेकार हो गया मेरा, आज मैंने पढ़ा नहीं, आज का दिन क्या है, बर्बाद हो गया, मैं पढ़ा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है बेटा कि अभ्यास वह बड़ी शक्ति है जो मनुष्य को कहीं ले जा सकती है। हम लोग भी अभ्यास के बल पे आज आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पे पड़त निशान। ठीक है, इसी दोहे के साथ, ठीक है, कबीर दास या रहीम जी का जिसका भी दोहा है ये, अब मुझे याद नहीं है, सॉरी, ठीक है, जिस भी महापुरुष का ये दोहा है, इसी दोहे के साथ, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि अभ्यास वो बड़ी शक्ति, अभ्यास के बल पे ही, ठीक है, प्रश्नों के सॉल्व कराते आज
उसके बल पे ही मैं आपके बीच में हूं, ठीक है। हमारी गुरुकुल टीम आपके बीच में है और आपकी सफलता के लिए कटिबद्ध है और आपकी सफलता के लिए प्रयत्नशील है, ठीक है। तो इसी आधार पे हम लोग आज क्या है 9 जून है और आज जो हमारी दूसरी टेस्ट हुई है, दूसरा टेस्ट हुआ, याद रखिएगा जून में, ठीक है, 8 टेस्ट होंगे और जुलाई में एक दिन छोड़ के टेस्ट होगा बेटा। अल्टरनेट पे पूरा फुल मॉडल टेस्ट पेपर होगा जुलाई में और पूरा डेली का डेली डिस्कशन होगा। और अगर उस तरह से वो 12-13 टेस्ट जो होंगे पूरे जुलाई में अगर वो आप कर लेंगे तो अरे फिजिक्स में बेस्ट करेंगे, केमिस्ट्री में बेस्ट करेंगे, बायोलॉजी में बेस्ट करेंगे। तो आज का जो, ठीक है, आते हैं गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट 0, जिसमें फिजिक्स को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। 1 से लेके 27 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में है, फिर 28 क्वेश्चन से लेके 45 क्वेश्चन तक पार्ट 2 में है। तो चलिए डिस्कशन किया जाए। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चलता रहेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने टेस्ट दे लिया है अपना मिलाते रहें, जिन बच्चों ने नहीं दिया है वह आप इस तरह के, इस प्रकार के, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है घर पे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, श्री गणेश किया जाए। तो चलो भैया, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है, ये देखिए पहला क्वेश्चन चल रहा है। A systematic star shaped conducting wire loop is the carrying a steady state current I as shown in the figure. The distance between the diametrically opposite vertices of the star is 4a. The magnitude of magnetic field at the center of loop is, the magnitude of magnetic field at the center of loop is, ठीक है। ये करा ऑप्शन चल दिया गया है। तो इसके लिए बेटा पहले क्वेश्चन सोचने के लिए हमको देखिए किसी भी फाइनाइट वायर के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। तो फाइनाइट वायर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड के 2 केस होते हैं बच्चों। एक देखिए फाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का एक केस ये होता है, ये देखिए एक मान लीजिए ये आई है और इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ये देखिए ये एंगल कितना होगा, θ1 है। ये देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल θ2 होगा। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इक्वल टू μ0/4 पाई I बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्यों भाई इस तरह से होगा। एक ये केस होता है। एक केस आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये देखिए जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर ऐसे है, ध्यान देना बच्चों, कोई करंट कैरिंग वायर यहां है और आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, समझ रहे हैं ना। एक जैसे हो गया आपको कैसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मतलब ये अगर करंट कैरिंग वायर है यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चों। तो अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम देख लेते हैं, ये देखिए इसको इस तरह से ऐसे आगे बढ़ाते हैं, फिर यहां से इसको मिलाते हैं, ये देखिए इस तरह से मिला लिया और ये देखते हैं कितना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। चलो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया θ1 और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया θ2 और ये डिस्टेंस r ही होती है। मतलब ये डिस्टेंस नहीं ली जाती है, यहां से इस तरह से देखिए ये डिस्टेंस ली जाती है परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसे फाइंड करना हो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल टू क्या होता है μ0/4 पाई I बाई आर साइन θ2 माइनस क्या होता है साइन θ1। चलिए इसी चीज को यहां पे हम लोग चरितार्थ करेंगे और इसी आधार पे क्वेश्चन को यहां पे क्या है सॉल्व करेंगे। तो चलिए भैया इस आधार पे क्वेश्चन को क्या है सॉल्व किया जाए। क्या करा है कि एक स्टार शेप बना हुआ है स्टार, तो चलिए भाई स्टार बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से स्टार अभी हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बन गया, ये देखो ये इस तरह से ये स्टार हो गया, ठीक है भाई। करा यहां से लेके यहां तक 4a दूरी है, ये देखिए ये दिया है 4a ये दूरी है और कहा यह जा रहा है कि इसमें जो करंट की दिशा है वह करंट ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करंट आया है। तो बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि सेंटर पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आप बताइए। ये सेंटर है देखिए, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपका सेंटर आएगा। इस सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ, ठीक है, फाइंड करनी है। सेंटर पे, इस सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करिए, अगर किसी एक पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, एक के कारण, जैसे इस पार्ट के कारण निकाल लें, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उसका 12 टाइम्स कर दें तो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस लूप के कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस लूप के कारण, ये देखो इस लूप के कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो ऐसे ही देखिए ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो भी इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ऐसा कुछ है नहीं ऑप्शन में। चलिए चलते हैं, देखते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं।
इसके लिए देखिए इसको मिलाते हैं, ये देखिए इसको मिलाया हमने, मिलाया, ये देखिए इसको मिलाया हमने, ये देखिए हमारा यहां से लेके यहां तक 2a होगा, ये देखो ये 2a हो गया, ये 2a हो गया, ये आपका a हो गया, ये क्या हो गया, a हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है भाई, ठीक, ये 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो आप जानते हैं कि इस तरह से जो पार्ट हो रहे हैं, कितने पार्ट होंगे, मतलब सबके देखे जाएं, एक ये होगा, ऐसे ही सिमिलरली आपका 2 होगा। तो यहां पर आप एंगल बता सकते हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, वह कितना डिग्री का बनेगा। ये एंगल आप निकाल सकते हैं कि जो ये एंगल निकल रहा है वह कितने का निकल रहा है, 60 डिग्री का निकल रहा है, ये देखिए 60 डिग्री का। क्यों भाई, ये तो आप बता ही सकते हैं 60 डिग्री का हो गया, ठीक है भाई। इस तरह से आपके कितने सेगमेंट बनेंगे, एक बनेगा, फिर यहां से 2 बनेगा, फिर यहां से 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, 5 6 बनेगा, तो कितने पार्ट का होगा, 60। एक पॉइंट पे 360 होता है, तो ये क्या हो गया, 60 हो गया। ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये 30 होगा, होगा कि नहीं 30, ठीक है, तुरंत आप बता देंगे कि ये 30 होगा। तो ये देखिए इसका जो ये एंगल हो गया, ये कितना हो गया, ये 60 हो गया। यहां से इसको जरा मिलाते हैं, ये देखिए बच्चों, इसको मिलाते हैं, मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, तो ये देखिए ये 30 है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये अगर 30 है तो उस आधार पे ये भी आपका क्या है, 30 होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल भी क्या होगा, 30 होगा, ठीक है ना, ये एंगल भी क्या होगा, 30। तो आप देख रहे हैं जैसे ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा था इसके कारण, वैसे ही आप देख रहे हैं इसके कारण इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकल गया। इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकला है, ये देखिए 60 निकला है, और इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकला है वह 30 निकला है। क्यों बच्चों, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 निकला है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या निकला है, 30 निकला है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितनी है, a है, यानी इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह क्या है, a है। अब हम एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसका हम 12 टाइम्स कर देते हैं। तो चलिए भाई, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड चलिए निकाल लिया जाए। फार्मूला सबको पता ही है, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक a हो गया। चलिए भाई, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया जाए। B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a, कितना हो गया, साइन 60 माइनस साइन क्या 30। चलिए भाई, साइन 60 माइनस साइन 30 हो गया। ये बताइए B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a, साइन 60 हो गया √3/2 माइनस 1/2। क्यों, √3/2 माइनस 1/2 हो गया। या ये कितने टाइम्स होगा, 12 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा, 12 टाइम्स। सबके भाई ये तो एक के कारण है, ऐसे ही B इक्वल टू क्या हो गया, ये 12B1 हो गया, 12B1 हो गया। या B इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सबको रखेंगे तो 12/2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a √3 माइनस 1। 12 में 2 से डिवाइड किया जाए 6 आएगा, या कितना आ जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a 6 √3 माइनस 1 बच्चों। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये बताओ जरा। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और अगर डायरेक्शन भी दिया होता, डायरेक्शन भी दिया होता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, इसका मतलब ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होती। कितनी, किधर की तरफ होती, ऊपर की तरफ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती। तो ये I बाई a 6 √3 माइनस 1, ये आपका पहले क्वेश्चन का दूसरा सही हो गया। कौन सा सही हो गया, पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन सही हो गया, दूसरा सही हो गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं दूसरा वाला। चलो भाई दूसरा वाला, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, याद रखिए गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट सीरीज का जो दूसरा फिजिक्स का पेपर है उसका मैं सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर दूसरा क्या कहा जा रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा। करा लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंड एज ए स्पाइरल ऑफ n टर्न्स। द स्पाइरल हैज इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b. The spiral lies in the XY plane and a steady current I flow through the wire. The Z component of magnetic field at the center of spiral H. यानी Z component of magnetic field आपको क्या बताना है, स्पाइरल के सेंटर पे बताना है। तो बच्चों आप जानते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये आप एक सिंगल वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, लेकिन यहां देखिए स्पाइरल फॉर्म में है, जिसका इनर रेडियस a दिया है और जिसका आउटर रेडियस बच्चों क्या दिया है, b। करा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और पूरा नंबर ऑफ टर्न्स कितना है यहाँ पे, ये देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो आखिरकार कितने मोटाई में नंबर ऑफ टर्न्स है, b में से a निकालेंगे तो ये b माइनस a न मोटाई है, यानी b माइनस a
मोटाई में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। यूनिट मोटाई में कितना होगा, n अपॉन b माइनस ए। हम क्या करते हैं, सेंटर से यक्ष डिस्टेंस पे, ये देखिए सेंटर से यक्ष डिस्टेंस पे एक बहुत ही स्मॉल थिकनेस dx का इस तरह से एक छोटा सा ऐसे ऐसे मान लेते हैं। ये देखिए dx का हम इस प्रकार से ऐसे मान लेते हैं, बहुत ही स्मॉल। और ये dx ही जो है वह a से लेके b तक वेरी है। तो हम देख लेते हैं कि आखिरकार इस dx पार्ट में कितना नंबर ऑफ टर्न्स आएगा। ये जो dx पार्ट है, बहुत ही छोटा सा जो पार्ट है, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स आएगा, जरा इसको देख लेते हैं। तो बच्चों dx पार्ट में जो नंबर ऑफ टर्न्स आएगा n अपॉन b माइनस ए dx हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, ठीक है। ये देखिए n अपॉन b माइनस ए dx, देखिएगा n अपॉन b माइनस dx हो गया। ये आपका क्या हो गया, n डैश हो गया। क्या हो गया, ये n हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस छोटे से पार्ट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। तो छोटे से पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2x होगी, जहां n की वैल्यू आप जानते हैं। dB इक्वल टू म्यू नॉट ni क्या होता है, ni होता है ni dx अपॉन b माइनस ए, और ये ध्यान दीजिएगा 2x। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दें। तो चलिए भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दें, यानी a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दें। तो a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दें तो म्यू नॉट ni अपॉन 2b माइनस ए, और a से b 1/x dx हो गया, 1/x dx, या b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2b माइनस ए 1/x dx कितना हो गया, log x a से लेके b हो गया, log x a से लेके b हो गया। ये देखिए log x a से लेके b हो गया, यानी क्या कहने का मतलब हो गया, b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2b माइनस ए log b बाई ए होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा बच्चों सही होगा, पहला वाला सही होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरा ये उम्मीद है कि जो भी मैं टेस्ट पेपर आपको 26 जुलाई के सामने तक प्रस्तुत करूं, उस पैटर्न के आपके 4500 क्वेश्चन मिल जाएं फिजिक्स में, ठीक है। अब मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता हूं, वादा नहीं करता हूं, लेकिन हाँ मेरे अनुभव के आधार पे मैं उसी टाइप के क्वेश्चन को दे रहा हूं जिसका कट पेस्ट आपसे याद रखिए आपके नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन को दे रहा हूं बेटा। थोड़ा सा लेवल कुछ किसी का कठिन भी है, लेकिन कठिन है लेवल, लेकिन उस क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें 2-2, 3-3 पार्ट मिलेगा। अब जैसे इसको जानने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड ये भी जानना है, इंटीग्रेशन भी जानना है, तो कंप्लीट आपका कई चीजें आप इर्द गिर्द जान गए। अगर थोड़ा सा ट्विस्ट भी करेगा तो भी कर ले जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को अच्छे से देते रहिए, और इस तरह से मैं आपके सामने, हम लोग आपके सामने इन क्वेश्चनों को प्रस्तुत करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे बेटा जितना हो सके। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटॉन, ड्यूटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इफ rp, rd and r alpha denote respectively the radii of trajectory of this particle then। तो आप जानते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे, तो उसका रेडियस क्या होता है, r इक्वल टू mv अपॉन qb होता है, ठीक है। और आप काइनेटिक एनर्जी के केस में देखिए, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, k होता है, या mv इक्वल टू रूट में 2m k होता है, या रेडियस r इक्वल टू क्या हो गया, रूट में 2m k अपॉन qb होता है। ये देखिए r इक्वल टू रूट में 2m k अपॉन क्या हो गया, 2m k अपॉन कितना हो गया, qb हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कौन कौन है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। चलिए जरा प्रोटॉन का देख लेते हैं। rp क्या होगा, rp, ठीक है, rp इंस टू rd इंस टू r अल्फा, रूट में क्या होगा, r, ये प्रोटॉन का 2m k अपॉन क्या हो जाएगा, qb। rd का कितना होगा, ये देखिए 2, ये देखिए rd। ड्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा भाई, ड्यूट्रॉन का सेम काइनेटिक मूविंग द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी कांस्टेंट, क्या ये, तो ड्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा भाई, r2 2m, मास डबल है qb, ये देखिएगा ऊपर ही है रूट में, नीचे नहीं है। और बेटा अल्फा का क्या होगा, 2 4m मास होता है, k अपॉन 2 qb हो जाएगा।
तो आप क्या देख रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात देख रहे हैं इसमें, ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ड्यूट्रॉन का रेडियस लग रहा है, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 2 कट जाएगा कि नहीं, तो यहां पे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, समान आएगा। ये देखिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का समान आएगा, और लेस देन क्या आएगा, ड्यूट्रॉन आएगा। ड्यूट्रॉन से क्या होगा, कम होगा। ड्यूट्रॉन से ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कम होगा, लेस देन ड्यूट्रॉन आएगा। इसका मतलब कौन सा सही है, 1 वाला सही है। ठीक है, अब चलते हैं 4 वाले पे। 4 वाले का क्या है भाई, चलो भाई 4 वाले पे चलते हैं। 4 वाला क्या कह रहा है, 4 वाला क्वेश्चन कर रहा है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट सच दैट बी नॉट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है बेटा, चौथा क्वेश्चन जो है इसमें यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, चाहे इनवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, कुछ भी हो, इसमें ये कोई करंट कैरिंग वायर है। ये देखिए इस तरह से कोई करंट कैरिंग वायर है, करा कि इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना लग रहा है। तो जरा देख लेते हैं कि प्रत्येक सेगमेंट पे फोर्स की दिशा है कैसे। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऐसे है, तो देखो फोर्स की दिशा अंदर होगी, यानी यहां पे फोर्स की दिशा कैसे हो गई, ऐसे हो गया। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऐसे है, तो फोर्स की दिशा कैसे हो गई, ये देखिए फोर्स की दिशा ऐसे हो गई, ये देखिए फोर्स की दिशा ऐसे हो गई, ये देखिए फोर्स की दिशा। आप देख रहे हैं कि सारा फोर्स की दिशा जो अंदर की तरफ है, तो ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा, तो प्रत्येक एलिमेंट पे जो फोर्स है वह एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई ध्यान दीजिएगा, जो नेट फोर्स होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4th वाले का कौन सा पार्ट हो गया, 3rd वाला सही है। कौन सा सही है, 3rd वाला सही है। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, 2 पार्टिकल ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 पार्टिकल हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 2 पार्टिकल ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी रिस्पेक्टिवली एंड हैविंग द सेम चार्ज are moving in a plane, a uniform magnetic field exists perpendicular to the plane, the speed of particles are va and vb respectively and trajectory as shown in the figure। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 5वें क्वेश्चन में इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, और ये देखिए ये वाला जो पार्टिकल है वह क्या है, ये b है, और ये वाला जो पार्टिकल है बेटा वह क्या है, a है। आप देख रहे हैं किसका रेडियस ज्यादा है, मतलब आर ए का जो रेडियस है वह आर बी के रेडियस से ज्यादा है, तो चार्ज तो दोनों का सेम है। आर होता क्या है, एम बी अपॉन क्यू बी होता कि नहीं, एम बी अपॉन क्यू बी, बोलो बच्चों। तो अब ये क्या होगा, एम ए वी ए अपॉन क्यू बी इज ग्रेटर देन एम बी वी बी अपॉन क्यू बी। ये देखिए क्यू बी से क्यू बी कट गया, यानी एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी हो गया। ये बताओ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा कर रहा है, बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, अब आते हैं 6वां क्वेश्चन। ठीक है, 6वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई इज यम। एक सर्कुलर लूप है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, यम है। ध्यान दीजिएगा, एक सर्कुलर लूप है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए क्या करा। 6वां क्वेश्चन, एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसका रेडियस r है, इसका डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू आई ए, और मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या होगी बेटा, b1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2i बाई r होगा कि नहीं। करा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, when the dipole moment is double by keeping the current constant the magnetic field at the center of loop is v2। अब ये देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्यान दीजिए मैग्नेटिक मोमेंट डबल हो गया, तो बच्चों अगर मैग्नेटिक मोमेंट डबल हो गया यानी आई ए डैश, इसका मतलब एरिया क्या होगा, एरिया डबल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, या एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ए हो गया। तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना, मैथ्स है। यहां पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट डबल हुआ है इसका मतलब एरिया डबल हुआ है, लेकिन एरिया अगर डबल होगा तो रेडियस डबल नहीं होगा, रेडियस √2 टाइम्स होगा पहले का, याद रखिएगा। जैसे अगर रेडियस 2 गुना हो जाता है तो एरिया 4 गुना हो जाता है, लेकिन अगर एरिया डबल होगा तो रेडियस याद रखिएगा ये √2 टाइम्स होगा।
एरिया अगर डबल होगा तो रेडियस कितना होगा, ये √2 टाइम्स होगा। इसका मतलब यहां पे जो रेडियस हो गया वो √2 टाइम्स हो गया। लेकिन बच्चों करंट कांस्टेंट है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी बताइए, B2 = μ0I/2 √2r। अब बताओ B1 और B2 का रेशियो कितना हो जाएगा, B1 B2 ने पूछा है, √2 हो जाएगा कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये जो ऑप्शन है ये आपका तीसरा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, ए चार्ज Q is spread uniformly over an insulated loop of radius r. If it is rotated with an angular velocity omega with respect to normal axis, then the magnetic moment of loop is। तो देखिए अगर कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक मतलब किसी सर्कुलर पाथ पे अगर रिवॉल्व करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों m = IA आता है। I आता है, m = IA। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे जब रिवॉल्व करता है। और ये देखो m = क्या होता है, I = Q/T होता है, A क्या होता है, πr² होता है। अब बताइए m = क्या हो जाएगा, Q = अब किसके फॉर्म में लाना है, ओमेगा के फॉर्म में लाना है। तो ओमेगा के फॉर्म में लाना है तो T = क्या हो जाएगा, 2π/ω हो जाएगा। क्यों, और ये कितना हो जाएगा, πr²। तो πr² का मतलब पाई कट गया, यानी क्या आ गया, ½Q⍵r²। ठीक है, ½Q⍵r²। तो कौन सा इसका सही है, 1 वाला सही है। कौन सा सही है, 1 वाला सही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, देखिएगा। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ठीक है, 8 क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B of 0.3 टेस्ला इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। A rectangular loop ABCD side 10 cm into 5 cm carries a current I of 12 ampere out of the following different orientation, which one corresponding to stable equilibrium। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तब वह कॉइल स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वह न्यूट्रल होता है। क्या होता है, वह न्यूट्रल होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे देखते हैं। ये देखिए पहले कॉइल के केस में क्या दिया गया है, पहले कॉइल के केस में ये देखो, ये वाई डायरेक्शन दिया, ये जेड डायरेक्शन दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी इस तरह से है, और ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, और लूप ऐसे दिया है। ये देखिए लूप में ऐसे करंट है, ठीक है, ये ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। अब आप देखेंगे इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट देखने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते हैं। तो हम ये देखेंगे, ये देखिए जैसे करंट है तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। ये देखिए करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर की तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है। बोलो, करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है। तो बच्चों यहां पर ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो आप देखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल थीटा = क्या है, 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जो पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं दूसरा और तीसरे में कैसे है। तो दूसरे और तीसरे में 90 डिग्री लग रहा है, तो ये दोनों न्यूट्रल होंगे। चौथा आप देखिए क्या लग रहा है, ठीक है, चौथा क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है आपका जेड एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, और ये बच्चों इस प्रकार से ये देखिए ऐसे आके, ये देखिए ऐसे आके इस प्रकार से ऐसे आया है। तो अब ये देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे है, ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है। बोलिए भाई यही तो होता है, ये ऐसे राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब थीटा = 0 डिग्री है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। चलो भैया 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है 9वां क्वेश्चन, क्या कर रहा है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है, टू लॉन्ग कैरिंग थिन वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कर रहा है 9वां क्वेश्चन, देखते हैं जरा। कर रहा है, टू लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर्स बोथ विथ करंट आई आर हेल्ड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ L
इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ यल, ये देखिए इस तरह से ये करंट आई है, देखिए दोनों में करंट की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगर एक में इनवर्ड होगी तो एक में क्या होगी, आउटवर्ड होगी, तब ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से ये करंट कैरिंग वायर हैं, ध्यान दीजिएगा, ये करंट कैरिंग वायर दिए गए हैं। करा कि इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ यल एंड इन इक्विलिब्रियम शोन इन द फिगर विद थ्रेड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ये देखिए ये कितना एंगल बन रहा है, ये जो है आपका थीटा एंगल बन रहा है, विद द वर्टिकल थीटा एंगल बन रहा है। और ये जो दिया गया है इसका m बाई एल, वायरों का m बाई एल जो दिया गया लेमडा, ये तार इसमें लगे हुए हैं इस प्रकार से, एक में इनवर्ट करंट है एक में आउटवर्ड करंट है, m बाई एल लेमडा दिया गया है और ये यल दिया गया है। तो ये बताइए अगर ये एल दिया गया है तो ये क्या होगा, यल थीटा के पास कॉस थीटा से दूर यल साइन थीटा होगा। ठीक है, तो करा कि इक्विलिब्रियम में कैसे कैसे क्या होगा, चलिए इक्विलिब्रियम में देखते हैं, किसी एक को देख लीजिए। ये बताइए इन दोनों के बीच में इनके कारण इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव होगा और F इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर यल अपॉन कितना 2l साइन थीटा। mg कितना हो जाएगा, mg ऐसे हो जाएगा। रस्सी में टेंशन कैसे हो जाएगा, ये देखिए रस्सी में टेंशन हो जाएगा। ये देखिए अगर थीटा दिया गया है तो भैया ये भी थीटा दिया गया है, ये t है तो थीटा के पास वाला t cos थीटा होगा और थीटा से दूर वाला क्या हो जाएगा, t साइन थीटा। क्यों भाई, थीटा से दूर वाला t साइन थीटा। अब बोलिए t साइन थीटा किसके बराबर होगा, t साइन थीटा जो है वह म्यू नॉट आई स्क्वायर यल अपॉन 2 पाई 2l साइन थीटा होगा और t cos थीटा किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा mg के बराबर होगा। t साइन cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के। अब इन दोनों को हम डिवाइड करके जो भी चीजें हैं, जैसे हमको क्या फाइंड करना है, i फाइंड करना है, तो चलो भाई दोनों को डिवाइड कर लिया जाए। चलो दोनों को डिवाइड कर लिया जाए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर यल अपॉन 2 पाई नहीं 4 पाई हो गया, 4 पाई ये देखिएगा यल साइन थीटा और ये क्या हो गया, यल साइन थीटा mg हो गया। ठीक है, ये देखिए यल m बाई यल को क्या कहेंगे, लेमडा, m बाई यल को क्या कहेंगे, लेमडा, यहां से हमने यल लेता है। अब देखिए यहां से i की वैल्यू निकालनी है तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई यल साइन स्क्वायर थीटा लेमडा जी अपॉन 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 म्यू नॉट कॉस थीटा। अब देखो क्या क्या इसमें होगा, कौन सा होगा, इस आधार पे देखेंगे तो देखिए i इक्वल टू 2 साइन थीटा बाहर हो गया, बाकी रूट में क्या हो गया, रूट में पाई यल लेमडा जी अपॉन म्यू नॉट कॉस थीटा। अब बच्चों बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 4 वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, 4 वाला सही होगा। फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आराम से बेटा सॉल्व करिए, इतनी मेहनत करिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते शिल पे पड़त निशान। मैंने बताया कि मैं इस दोहे के लिए अपने गुरु से क्या है, मार भी खाया हूं, मुझे याद नहीं हुआ, लेकिन जिंदगी के ठोकर ने, ठीक है, जिंदगी के तजुर्बे ने मुझे यह सिखा दिया, मैं इसका प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया कि अभ्यास में इतनी बड़ी शक्ति है कि आदमी कुछ भी कर सकता, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, बस अभ्यास वह करता रहे। तो अब अभ्यास में इतनी बड़ी शक्ति है। इसी में कई अंग्रेजी कवि भी इसमें कहे हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन प्रोग्रेसिव या परफेक्ट, ऐसे कई तरह के चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा वही बातें हैं कि अभ्यास में इतनी बड़ी शक्ति है, ठीक है, कि जिसका आप तब आपको अनुमान लगेगा, या तो आपको ज़िंदगी ठोकरों से आप सीखें, या तो आज सीख लें तो कल की ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए अगले क्वेश्चन को शुरू किया जाए। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टर वायर्स तो चलिए भाई देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट ए राइट एंगल टू ईच अदर। अब देखिए AOB एंड COD इस तरह से हैं, AOB और ये क्या है, ये देखिए COD, एक दूसरे से राइट एंगल पे क्या है लगे हुए हैं, एक दूसरे से राइट एंगल पे लगे हुए हैं। एक में करंट I1 है और बच्चों एक में करंट I2 है।
कहा जा रहा है कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कहां? ऐसे, ये देखिए यहां पर। तो आप लोग जरूर जानते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या? ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। देखिए करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बोले भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण, मतलब इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई क्या D। इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, फार्मूले याद रहें। अब ये देखिए ये क्या हो गया, यहां है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखिए करंट ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। ये देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो जाएगा? B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाई क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। बताइए भाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब ये देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आपका B हो जाएगा। तो B इक्वल टू रूट में क्या होगा? B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, या B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर पे 1/2। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए भाई कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है? इसमें तीसरा वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कौन सा सही है? तीसरा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कर रहा है? टू लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कैरिंग ए करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। टू लॉन्ग कंडक्टर हैं सेपरेटेड ए डिस्टेंस D। देखिए एक में करंट कितना है? I1 है, दूसरे में करंट कितना है? I2 है। सेपरेटेड ए डिस्टेंस D, सेम डायरेक्शन। दे एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। वह एक दूसरे पे F फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। नाउ द करंट इन वन देम इज इंक्रीज टू 2। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या है? F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या हो गया? I1 I2 अपॉन कितना हो गया? R इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होगा तो कैसा फोर्स होगा? ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फिर कह रहा है कि नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स एंड डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज टू 3D एंड डिस्टेंस 3R हो गया। मतलब एक में जो करंट है वह डबल कर दिया गया है। देखिए ये डबल कर दिया गया, 2I2 कर दिया गया, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह 3D कर दिया गया। तो बताइए इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? F डैश इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 2I1 अपॉन 3D या जो भी लिखिए, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो F डैश इक्वल टू बोलिए कितना आएगा? ये देखिए माइनस साइन कभी कभी नहीं दिया रहता, कभी कभी मैग्नीट्यूड में ही आंसर रहता है। तो भाई माइनस इसके रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया? क्योंकि अगर करंट का डायरेक्शन दोनों में एक दूसरे के विपरीत होगा तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं? अगर करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा तो इसमें क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो F डैश इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 2I1 अपॉन कितना हो गया? 3D हो गया। अब ये देखिए क्या आ गया? -2F बाई कितना हो गया? ये 3 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहता है? आ जाओ भाई 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 क्वेश्चन कर रहा है ए मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न थ्रू 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा? ये देखिए वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा? MB cos 0 से लेके cos 60। ठीक है, ये तो होगा W इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2, या ये क्या हो जाएगा? MB/2 हो गया। 1 - 1/2 1/2। करा टॉर्क इस पोजीशन में ज्ञात करिए। टाउ इक्वल टू क्या हो गया? MB sin 60 या MB√3/2। MB/2 को हम क्या कहेंगे? W, यानी क्या हो जाएगा? √3W। √3W का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला सही होगा या 1 वाला सही होगा? ए वाला सही होगा या 1 वाला सही होगा? ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या कर रहा है? 13 ध्यान दीजिएगा। 13 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 13 क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है कि थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज ए ऑसिलेशन इक्वल टू T। उसका जो ऑसिलेशन है T है।
तो चलिए भाई, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में जो टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट में I मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी होता है, एम मैग्नेटिक मोमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। कह रहा है कि नाउ इट इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाफ्स ईच हैविंग हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ईच हैविंग हाफ ऑफ द एंड वन पीस इज द मेड टू ऑसिलेट फ्रीली इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो कह रहा कि मैग्नेट पहले इस प्रकार से था, लेकिन इस मैग्नेट को अब ऐसे कर दिया गया, केवल आधा टुकड़ा इसका यूज किया जा रहा है। तो आधा टुकड़ा यूज किया जा रहा है, तो ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, एम डैश इक्वल टू एम बाई 2 हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये देखिए आई इक्वल टू पहले क्या है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम मास भी आधा हो रहा है, आधे टुकड़े का मास आधा होगा, ये देखिएगा मास आधा, और ये बताइए लेंथ भी आधा हो गया, तो एल स्क्वायर अपॉन 4 हो गया अपॉन 12, यानी क्या कहने का मतलब है आई बाई 8 हो गया। यानी जब एक टुकड़े का यूज करेंगे, आधे टुकड़े का यूज करेंगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बाई 8 और मैग्नेटिक मोमेंट एम बाई 2 हो गया। अब जो टाइम पीरियड है टी डैश इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट क्या आई बाई 8, और ये कितना हो जाएगा एम बाई 2, और ये बी हो गया। ये देखिए 2 से 4 कट गया। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो टी डैश इक्वल टू टी अपॉन रूट 4 होगा, या टी बाई कितना हो जाएगा 2, और टी बाई 2 का मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया, इसमें बी वाला, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे किन चीजों को बता रहा है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातें। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर carrying a same current I along the same direction as shown in the figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire is given by। ये देखिए आपको क्या बताना है, इस तरह से ये ऐसे है, और ये देखिए इस प्रकार से दिया है, ये ऐसे दिया है, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D डिस्टेंस है, ये D डिस्टेंस है। कह रहा है आपको इस पे फोर्स बताना है। तो बच्चों ये बताओ, इन दोनों में करंट की दिशा सेम है कि नहीं, करंट की दिशा इनवर्ड है। तो जब करंट की दिशा सेम होती है, तो इसके कारण इस पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब ये देखिए अट्रैक्टिव फोर्स F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यूनिट लेंथ है तो आई स्क्वायर अपॉन कितना होगा, D होगा। क्यों भाई, ये तो होगा, यूनिट लेंथ है। अब क्या हो जाएगा, इसके कारण ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर जिसमें आउटवर्ड करंट है, एम्बेडेड है वायर, इसमें भी ये करंट ऐसे हो जाएगा, यानी F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, D। अब ये देखिए इनका रिजल्टेंट F डैश हो गया, बोलो भाई इनका रिजल्टेंट F डैश हो गया, तो F डैश जो हो गया वह कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर अपॉन D रूट 2 हो गया, यानी आई स्क्वायर अपॉन D रूट 2 हो गया। ये देखिए इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है भाई, वेक्टर से म्यू नॉट अपॉन रूट 2 पाई आई स्क्वायर बाई D, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा ये थर्ड वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, थर्ड वाला सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। चलो भाई 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं 15 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलो बच्चों 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है, 15 क्वेश्चन कर रहा है, इन एन अमीटर 0.2 ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी, करा इफ एन अमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी, ये कहा जा रहा है। तो ये बेटा ये देखिए, आप कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर आप जानते होंगे कि ये गैल्वेनोमीटर है, अगर इसके पैरेलल में हम शंट जोड़ देते हैं तो ये पूरा सिस्टम अमीटर बन जाता है। ये देखिए आई है, इसमें IG करंट जाएगा, और इसमें कितना जाता है, I माइनस IG जाता है। ठीक है, और इस पूरे अरेंजमेंट का जो रेजिस्टेंस होता है G और S पैरेलल में होगा, GS अपॉन G प्लस S होता है। तो हम अगर S निकाल दें G के टर्म में तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये बताइए क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि IG इक्वल टू 0.2 I बाई कितना दिया है, 100 दिया है। देखिए IG इक्वल टू 0.2 I बाई कितना दिया है, 100 दिया, और ये दोनों पैरेलल में है।
तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, यानी आई जी इक्वल टू क्या होगा, I माइनस आई जी इंटू यस। बोले भाई पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, आई जी इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू यस। तो ये देखिए आई जी कितना है 0.2, I बाई कितना हो गया 100, जी I माइनस 0.2 I बाई कितना हो जाएगा 100 यस। अब देखिए 100 से 100 तो कट जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा जी अपॉन 9 यानी 9 2 चौके 8 2 9 18, ये आएगा यस की वैल्यू। यस की वैल्यू आई। अब अमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए संयुक्त रूप से दोनों का रेजिस्टेंस होगा, संयुक्त रूप से होगा, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जी यस कितना हो गया जी अपॉन 499 अपॉन जी प्लस जी अपॉन 499, यानी क्या हो जाएगा, ये देखिए बताइए क्या हो जाएगा जी अपॉन, ठीक है जी अपॉन 500 हो गया, जी अपॉन कितना हो गया 500। अब बताइए क्या जी अपॉन 500 कोई है, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, क्या कहता है 16 कह रहा है 2 सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2 सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइन कंसेंट्रिकली with their planes at right angles to each other, the current flow in them I and 2I respectively, the resultant magnetic field induction at the center will be। मतलब क्या है बच्चों, एक करंट कैरिंग वायर ऐसे है, ठीक है, और एक करंट कैरिंग वायर ऐसे है, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन उनका सेंटर एक ही है। एक में करंट जो है वह 2I है, एक में करंट है I। तो अब देखिए इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। देखिए इसके कारण, ये देखिए इसके कारण ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर हो गया। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह इधर की तरफ होगी, यानी B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन आर। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका वेक्टर सम कितना हो जाएगा, B इक्वल टू रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब सॉल्व किया तो क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 R I रूट 5 आ गया। अब बताइए इस पे कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, इस पे 1 वाला ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, यानी 1 वाला हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कैसे क्या चीजें कही जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, चलो भाई 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि गैलोमीटर हैज अ कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम एंड गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 मिली एम्पियर, ठीक है, गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 30 मिली एम्पियर करंट, ठीक है, कॉइल रेजिस्टेंस दिया गया है। इफ इट वर्क एज ए वोल्ट मीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एडेड। अब देखिए ये क्या है, आप जानते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है, जब गैलोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है इसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्यों, जब हम गैलोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस, तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, ये आपसे पूछा है IG जो दिया गया वह 30 मिली एम्पियर दिया है, और ये V इक्वल टू कितना दे दिया है, V इक्वल टू कितना दे दिया 30 वोल्ट, V इक्वल टू कितना दे दिया 30 वोल्ट। तो बेटा V इक्वल टू क्या होगा, बोलो, V इक्वल टू IG प्लस R होगा। V कितना है 30 है, IG कितना है 30 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, G कितना है 100 है, और ये देखिए R है, इससे ये कट गया। R इक्वल टू क्या होगा 1000 माइनस 100 यानी 900 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 17 का फर्स्ट वाला सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं 18 पे। 18 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 18 क्या कहा जा रहा है, चलते हैं 18 पे। 18 क्या कह रहा है बच्चों, 18 कह रहा है द सर्कुलर कॉइल 1 and 2 आर मेड फ्रॉम द सेम वायर बट द रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल इज द ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड कॉइल, ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल, मतलब ये जो कॉइल है इसका रेडियस 2R है, ठीक है, और ये जो कॉइल है इसका रेडियस कितना है R है। कह रहा है कि what potential difference in the bolt should be applied across them so that the magnetic field at their center is the same। कह रहा है इन दोनों पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा अगर इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है।
तो बच्चों ये देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, V1 अपॉन V2 इक्वल टू आपसे पूछ रहा है I1 R1 अपॉन I2 क्या R2। ध्यान दीजिएगा, V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या पूछ रहा है, I1 R1 अपॉन I2 R2, यानी V1 अपॉन V2 इक्वल टू I1 हो गया R1। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या रेशियो है इनके रेजिस्टेंस का और करंट का। तो सबसे पहली बात, इनमें करंट अलग अलग होगा, लेकिन सेंटर पे क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड समान है। तो अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड समान है तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2R। ये देखिए कटा कटा, यानी क्या आ गया, I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या हो गया, 2/1। चलिए भाई, करंट का रेशियो तो निकल गया, 2/1 हो गया। करंट का जो रेशियो निकल गया वह कितना निकल गया, 2/1 निकल गया। अब देखते हैं इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, याद रखिएगा, R इक्वल टू रो L बाई A होता है। लेकिन तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, A जो होता है ये नहीं क्रॉस सेक्शन होता है, तार का, ये जो तार है उस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो बच्चों तार का क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है तार का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। तो R इक्वल टू रो L बाई A। ध्यान दीजिएगा, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पे क्या है, सेम दिया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2πr, यानी 2π, R कितना हो जाएगा, R2R हो जाएगा। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 2πr। ये देखिए अब इससे से कट गया तो क्या आ गया, 4/1, यानी 4:1 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, क्या है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, कैसे है। आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 19 कर रहा है, टू इक्वल इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए इस तरह से ये करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, और ये देखिए ये आपका AB क्या है, और ये देखिए ये CD है आपका। तो कह रहा है कि सिमेट्रिकल प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट, वेयर डू वी एक्सपेक्ट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो। मतलब कहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, किस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो ये देखो, देख लेते हैं कैसे होगा। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से, ये करंट का डायरेक्शन है, तो बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऊपर की तरफ है। बोलो भाई, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसके कारण जरा देख लेते हैं यहां पे क्या है। ये देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। इनवर्ट डायरेक्शन का कहने का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से। ऐसे ही अब जरा देख लेते हैं यहां पे, ये देखिए इस पे देख लेते हैं यहां पे क्या होगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे क्या होगा, तो इस वाले पोर्शन पे देखो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो बताइए करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऊपर की तरफ हो गई। ये बताइए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ का मतलब क्या हो गया, ठीक है, डॉट। ये करंट ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये देखिए ऐसे नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि AB लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह एक दूसरे के उल्टा पुल्टा और मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। CD पे ऐसा नहीं होगा, CD पे देखिए इस पॉइंट पे, इसके कारण नीचे, इसके कारण भी नीचे, तो यहां CD पे नहीं होगा, लेकिन AP लाइन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 19 का आपका B वाला सही होगा, ऑन AB। 19 का कौन सा सही होगा, B वाला सही होगा। अब क्या कर रहा है 20 वाला क्वेश्चन, magnetic field of the given length of wire for a single turn coil at its center is B, then its value for 2 turns coil for the same wire edge। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर कोई भी सर्कुलर कॉइल है, ये देखिए कोई भी सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। करा कि इसकी लेंथ को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 2 बना दे रहे हैं। तो ये देखिए नंबर ऑफ टर्न्स अगर 2 बना देंगे तो रेडियस R/2 हो जाएगी। तो रेडियस अगर R/2 हो जाएगी तो अब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ये देखिए नंबर ऑफ टर्न्स 2 हो गया और रेडियस क्या हो गया, 2R/2 हो गया। तो ये देखो B डैश क्या हो जाएगा, B डैश इक्वल टू, ठीक है, B डैश इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, B डैश इक्वल टू 4B हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर सर्कुलर कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ कांस्टेंट है और उसी से n नंबर ऑफ टर्न्स बनाते हैं, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो B डैश इक्वल टू n स्क्वायर B।
तो देखिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स बनाए, 2, तो क्या हो जाएगा 2b 4b। 3 बनाते तो क्या होता, 9b हो जाता। 4 टर्न्स बनाते तो क्या हो जाता, 16b हो जाता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा 21 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन कर रहा है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर वन नीड्स टू कनेक्ट, मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कनेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है, पहला वाला पैरेलल में। और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में जोड़ने के लिए उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। तो 21 का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। 22 क्या है भैया, 22 भी रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। θ1 मतलब है समझाने वाला भी, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। θ1 θ विद अपेरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व इन 2 वर्टिकल प्लेन्स एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, देन ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। इसी के साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी भी प्लेस का अगर एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा है तो उस प्लेस का एंगल ऑफ डिप जो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan लैम्डा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan लैम्डा होगा। और इसी के साथ एक और चीज याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी प्लेन को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बीटा एंगल पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो वहां पे अपेरेंट डेप्थ tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos बीटा होता है, tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos बीटा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी पे एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो एंगल ऑफ डिप होता है वह 0 से लेकर 90 तक वेरिएशन होता है। वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, 0 होता है। पोल पे क्या होता है, 90 होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में वह क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 22वें क्वेश्चन का कौन सा हो गया, 22वें क्वेश्चन का 4 वाला सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 23वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए भाई 23वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 23वां क्वेश्चन कर रहा है कि फॉलोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, देखिएगा m है लिखा, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक मोमेंट, और m डैश इक्वल टू क्या होता है, ये रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा होता है। बच्चों ये देखिए, जो पहला वाला अरेंजमेंट है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m डैश इक्वल टू m रूट 2 होगा। जो दूसरा वाला अरेंजमेंट है दोनों अनलाइक पोल है, तो m डैश इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तीसरा वाला जो अरेंजमेंट है दोनों एक दूसरे से 30 डिग्री पे हैं, तो m डैश इक्वल टू रूट में 2m का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है, रूट 3/2, यानी m स्क्वायर रूट 3। क्यों, ये तो हो गया m स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3, यानी क्या कॉमन हो गया, m कॉमन हो गया, ये देखिए 2 प्लस रूट 3 हो गया। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे m डैश क्या हो जाएगा, m रूट 3 हो जाएगा। ये देखिए m रूट 3 हो जाएगा 60 डिग्री पे, m रूट 3। अब कौन इसमें ज्यादा लग रहा है, तीसरा वाला आपका ज्यादा लग रहा है, तो कौन सही है इसमें, तीसरा सही है। तो 23वां का कौन सही होगा, तीसरा। अब चलते हैं 24वां 24 क्या कह रहा है, क्यूरी टेम्परेचर एबव विच, 24 क्या कहा जा रहा है, क्यूरी टेम्परेचर एबव इट क्या होगा। आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी होती है, ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी काई जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TC होती है, जिसमें एबव क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसमें कौन सा है, 24 का कौन सा होगा, सी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो 24 का कौन सा सही होगा, सी। अब चलते हैं 25 क्या कर रहा है भाई, 25 क्या कर रहा है, 25 कर रहा है, among which the magnetic susceptibility does not depend on the temperature। तो आप जानते हैं कि डायामैग्नेटिज्म के लिए क्या होता है, डायामैग्नेटिज्म के लिए मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। देखिए डाया के लिए होती है, पैरा के लिए क्या होती है, काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ये देखिए पैरा के लिए इस तरह से होता है। और फेरो के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फेरो के लिए क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TC होता है। यानी फेरो के लिए काई और T के बीच का जो ग्राफ होगा वह कितना हो जाएगा, इस प्रकार से होगा।
काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी। तो बोली भाई कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? फर्स्ट वाला होगा, यानी ये देखिए काई टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट वाला होगा। 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है? A bar magnet of magnetic moment M is cut into two parts of equal length. The magnetic moment of each part. तो देखिए अगर बार मैग्नेट को दो पार्ट में हम काट रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 26वां क्वेश्चन। ये बार मैग्नेट, पहले क्या मैग्नेटिक मोमेंट था? कैपिटल M इक्वल टू M इनटू L। तो अगर दो पार्ट में काट रहे हैं तो ये देखिए अगर इस प्रकार से काटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंथ क्या हो जा रहा है? लेंथ क्या हो जा रहा है बच्चों? लेंथ यहाँ पे आधा हो जा रहा है। तो अब बताइए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? m/2। m/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? 0.m यानी कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? 27 क्वेश्चन देख लीजिए, 27 क्वेश्चन। अब देखो बच्चों 27 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 27 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 27 क्वेश्चन कर रहा है, टू सर्कुलर कॉइल कैन बी अरेंज इन एनी ऑफ द थ्री सिचुएशन शोन इन द फिगर, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वह क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है दो कॉइलों के बीच, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जिसमें फ्लक्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसका फ्लक्स क्या होता है? उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो यहां देखिए इसमें चार अरेंजमेंट हैं, एक कॉइल ऐसे है, एक कॉइल ऐसे है। इसका मतलब इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है वो मैक्सिमम इससे निकल रहा है। इसमें क्या है? इसमें उल्टा दे दिया, ऐसे दे दिया, मतलब कॉइल ऐसे दे दिया है, फिर ऊपर वाला ऐसे दे दिया, ऐसे, ठीक है। तो इसमें से आपका फ्लक्स पास से नहीं कर रहा है, इसका देखिए एंगल ऐसे है मतलब थीटा क्या है? M इक्वल टू 0 होगा। ऐसे इसमें भी है, इसमें भी है, इसका ऐसे इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, दोनों का थीटा क्या है? 90 डिग्री है। जब याद रखिएगा दोनों के नॉर्मल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो याद रखिएगा उनसे उनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट ही 0 होगा और इससे मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा 27 का? पहले वाले सिचुएशन में, यानी पहले वाले सिचुएशन में जो है वह मैक्सिमम फ्लक्स क्या है? पास करेगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने 27 क्वेश्चन को डिस्कस किया, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा चला जाएगा, तो इस वजह से मैं क्या है बाकी के जो आपके 28 से लेके 45 क्वेश्चन तक हैं उसको मैं आपको गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट 02 पार्ट 02 में, ठीक है, पार्ट 02 में, ठीक है, मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूं, फिर इसके बाद क्या है आपके पास वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरे पार्ट के लिए इंतजार करिए।